हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कनावत अकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम विज्ञान का तीसरा चैप्टर धातु एवं अधातु को डिस्कस करने वाले हैं। तो पिछली क्लास के अंदर हमने अम्ल और क्षार और इससे पहला चैप्टर था हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, उसको डिस्कस किया था। और आज की क्लास के अंदर हम कक्षा 10 विज्ञान का रसायन विज्ञान वाले पोर्शन से हमने तीसरा चैप्टर आज उठाया हुआ है, धातु एवं अधातु। इस कंप्लीट चैप्टर को हम एक ही वीडियो में आप आज क्लियर करने वाले हैं। तो अभी तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कुछ जल्दी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको आगे आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और बोर्ड एग्जाम के हिसाब से आपका जो बेसिक लेवल जो सिलेबस का जो कंप्लीट कराया जाता है, आपकी बुक का जो मटेरियल जो रहता है तो उसका बेसिक जो मटेरियल इसके अंदर आपको बिल्कुल यूट्यूब पर कनावत अकेडमी के द्वारा बिल्कुल आपको फ्री प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आप अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए, जिससे कि उसको भी कहीं ना कहीं इससे बेनिफिट मिल सके। तो चलते हैं, देखो स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को, जिस चैप्टर के अंदर हमने मेटल एंड नॉट मेटल को शुरुआत करने की चाहिए है। देखो बात करते हैं धातुएं क्या होती हैं हमारे पास, अधातुएं क्या होती हैं। तो बिल्कुल आपने क्लियर किया होगा कि बहुत सारे एलिमेंट हैं, तत्व हैं, हमें बहुत सारे पदार्थ प्रकृति में देखने को मिलते हैं। हमें अलग अलग पदार्थों का उपयोग हम अलग अलग चीज़ों को बनाने में करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारे पदार्थ हमारे पास ठोस भी होते हैं, द्रव भी होते हैं, गैस भी होते हैं। तो वो कहीं ना कहीं हमारे किसी तत्व से मिलकर बने होते हैं, किसी परमाणु से मिलकर बने होते हैं, किसी अणु से मिलकर बने होते हैं। तो उन्हीं की बात हम आज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं क्या, तत्व। इस तत्व की हम बात करते हैं कि ये तत्व क्या है हमारे पास, किसे हम तत्व कहते हैं। देखो तत्व वे पदार्थ होते हैं जो एक ही परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। और हम परमाणु की ये बात करते हैं कि परमाणु हमारे पास जो होता है ना, वो सबसे छोटा कण होता है भाई, ये बात हमें याद रखनी है। सबसे छोटा कण मतलब कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ का सबसे छोटा कण हमारे पास जो होता है ना, वो क्या होता है, परमाणु। तो कोई भी पदार्थ की बात करें, यानी पदार्थ मतलब वो चीज जो स्थान घेरती है, जिसका वजन होता है, भार होता है, जिसके अंदर हम ये कहें, वो हमारा क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। यानी प्रकृति में हमारे पास जितनी भी वस्तुएं बनी हुई हैं वो बगैर पदार्थ के नहीं है। मतलब जो पदार्थ से बनी है मतलब वो वस्तु है, मतलब हर वस्तु पदार्थ से मिलकर बनी हुई है। ऐसी कोई वस्तु हमारे पास है नहीं है जो पदार्थ की हो। चाहे तो आप लोहे को ले लो, सोना ले लो, चांदी ले लो, पानी ले लो, किसी भी मटेरियल की हम बात करें वो पदार्थ से मिलकर बना हुआ है। तो कोई भी पदार्थ जो होता है वो एक ही प्रकार के यदि परमाणुओं से मिलकर बना होता है तो हम उसे क्या कह देते हैं भाई, तत्व कह देते हैं। अब तत्वों को उनके कुछ विशिष्ट गुणों के आधार पर हमने उनको 3 भागों में बांट रखा है। अब तत्व के भी अपने अपने क्या होते हैं भाई, गुण होते हैं। उन गुणों के आधार पर हमने उनको 3 भागों में बांटा है। सबसे पहला है हमारे पास क्या, धातु। दूसरा है हमारे पास अधातु और तीसरा है हमारे पास उपधातु। ये 3 वैरायटी हमें देखने को मिली है। हमारी आवर्त सारणी के अंदर हमने इन तत्वों को अलग अलग तरीके से व्यवस्थित किया है कि कुछ पी ब्लॉक के अंदर है, कुछ एस ब्लॉक के अंदर है, कुछ डी ब्लॉक के अंदर है, कुछ पी ब्लॉक के अंदर है। तो इन तत्वों की यदि हम बात करें तो ये तत्व हमारे पास, जैसे धातुओं की संख्या हम बात करते हैं 94 है हमारे पास, अधातुओं की संख्या हमारे पास 22 है और उपधातुओं की संख्या है हमारे पास कितनी, 7। तो धातुएं वो होती हैं जो ठोस हमें देखने को मिलती हैं। अधातुएं ठोस द्रव गैस के रूप में मिल जाती हैं। धातुएं हमारे पास ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, अधातुएं भंगुर अवस्था में होती हैं हमारे पास। अब उपधातुएं हमारे पास कुछ ऐसी होती हैं कि ये धातु और अधातु दोनों के गुणों को प्रदर्शित करती है। मतलब इनके अंदर धातुओं के गुण भी पाए जाते हैं और इनके अंदर अधातुओं के भी गुण पाए जाते हैं। जैसे हम बात करते हैं बोरॉन की, जैसे बोरॉन हमें दे रखा है, सिलिकॉन हमें दे रखा है, जर्मेनियम दे रखा है, आर्सेनिक दे रखा है, एंटीमनी दे रखा है, टेलुरियम दे रखा है, पोलोनियम दे रखा है। ये हमारे पास उपधातु है। तो इनकी हम चर्चा इस चैप्टर के अंदर आज करने वाले हैं। अगली स्लाइड के अंदर चलते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास आ जाता है क्या, धातु। इस धातु की हम बात करते हैं यानी मेटल। तो बहुत सारे पदार्थों को उनके कुछ खास गुणों के आधार पर, अब देखो गुण यदि धातु के अंदर पाए जाएंगे तो वो क्या है, देखो हमारे पास देखो धात्विक चमक। पहली बात तो हमारे पास जो धातु होगी ना, उसको पहचानने का हमारे पास तरीका होगा कि उस धातु के अंदर चमक पाई जाएगी। दूसरा है उसके अंदर आघात वर्ध्यता पाई जाएगी। आघात वर्ध्यता का मतलब ये होता है कि कोई यदि धातु हमने ले रखी है और यदि वो धातु है
तो उस धातु को यदि हम ठोकेंगे, पीटेंगे, पिघलाएंगे गर्म करके, तो उनकी लंबी लंबी चादरें बनाई जा सकती हैं। तो हम उसको कह देंगे भाई ये गुण उसमें पाया जाता है ना, उसको हम आघात बर्ध्यता कहते हैं। दूसरा आ जाता है हमारे पास तन्यता। अब तन्यता का मतलब क्या होता है? देखो, तन्यता का मतलब होता है कि यदि हम इन धातुओं को खींचकर किसी भी विधि से तरीके से हम उनको खींच कर यदि उनके लंबे लंबे ऐसे वायर बनाए जा सकते हैं, तो उसको बनाने की जो प्रक्रिया होती है हमारी क्या कहलाती है? तन्यता कहलाती है। दूसरा हमने सुना हुआ है कि धातुएं जो होती हैं हमारे पास, उन धातुओं का ऊष्मीयमान, ऊष्मीय चालकता और धातुओं विद्युत की चालकता, मतलब धातुओं के अंदर क्या है, ऊष्मा की चालकता भी होती है और इनके अंदर विद्युत का करंट भी फ्लो होता है। तो विद्युत का करंट इनके अंदर फ्लो होता है और इनके अंदर ऊष्मा भी ट्रांसफर हो सकती है, तो मतलब वो धातु है। दूसरा आता है ध्वनिता। ध्वनिता का मतलब होता है कि जब ये धातुएं हमारे पास होती हैं, तो जब किसी कठोर सतह से या वस्तु से टकराती हैं, तो ये एक विशेष प्रकार की आवाज उत्पन्न करती हैं। इसको हम ध्वनिता कहते हैं, यानी सोनोरस इसको बोला जाता है। जैसे कि मंदिर की घंटी वगैरह जो बनाई जाती है, वो इन्हीं धातुओं की बनी होती है। जैसे कि हमारे पास है आयरन, लोहा दे रखा है, कॉपर दे रखा है, सोना दे रखा है, चांदी दे रखा है और एल्यूमिनियम हमें दे रखा है, एल्यूमिनियम ये भी हमें दे रखा है। ये सभी धातुओं के उदाहरण हैं और भी हमारे पास बहुत सारी धातुएं हैं। दूसरी बात करते हैं अधातु। तो अधातु की यदि हम बात करें, तो अधातु के अंदर जो गुण है ना, वो धातु से बिल्कुल पूरी तरीके से भिन्न होंगे। धातुओं के अंदर हमने पढ़ा था धातुएं कठोर भी देखने को मिलेंगी हमें। धातु हमारे पास जो होती है ना, वो दृढ़ होती हैं, कठोर होती हैं, मजबूत होती हैं। और ज्यादातर है धातुएं हमारे पास जो होती है ना, वो कैसी होती है भाई? ठोस होती है, ठोस अवस्था में पाई जाती है। कुछ अपवाद हैं, उन अपवादों को हम बात करेंगे। जैसे कि अपवाद के रूप में हमें एक याद रखना है, एक है हमारे पास क्या? पारा मरकरी, जिसे हम Hg कहते हैं। ये एक ऐसी धातु है जो हमारे पास द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो याद रखना है हमें, कुछ अपवाद भी हमारे पास हैं जो कि द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु होती है। वैसे हमारे पास जितनी भी धातु हैं, वो सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है। दूसरा दी बात करें हम, अधातुओं के अंदर ऐसा गुण नहीं होता है। अधातुएं जो होती है ना, वो भंगुर प्रकृति की होती है। इनको जैसे ही तोड़ा फोड़ा जाता है, तो इनका पाउडर फॉर्म में, चूर्ण के फॉर्म में इनका बिखराव हो जाता है। वो हमें क्या कहलाती हैं? अधातुएं। जैसे कुछ अधातुओं के उदाहरण हैं हमारे पास, कार्बन है, ऑक्सीजन है हमारे पास, सल्फर है, क्लोरीन है। इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास हैं। हम बात करें, देखो अधातुओं के गुण प्राय धातुओं के गुणों से क्या होते हैं, ये दो बार लिख दिया है यहाँ पर। अधातुओं के गुण धातुओं के गुणों के ठीक विपरीत होते हैं। बिल्कुल सही बात है। अधातुएं जो हमारे पास होंगी भंगुर प्रकृति की होंगी, इस तरीके से देखने को मिलती है। अब कुछ धातु अधातुओं के हमारे पास भौतिक गुण आ जाते हैं, उनकी हम बात करते हैं, जिससे हमारा पहचानना और आसान हो जाएगा। जैसे सबसे पहले आ जाता है हमारे पास इनकी एक धात्विक चमक। तो धात्विक चमक जो हमें देखने को मिलेगी ना, वो सिर्फ और सिर्फ हमें धातुओं के अंदर देखने को मिलेगी, अधातुओं के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन कुछ अपवाद हमें जरूर देखने को मिलेंगे कि धातु की जो सतह होती है ना, वो कैसी होती है? चमकदार होती है भाई। क्लियर है ना? और अधातु है जो होती है ना, वो चमकीली नहीं होती है। ये बात हमें याद रखना है। लेकिन हमारे पास एक ऐसा तत्व है जिसका नाम है आयोडीन, जो कि एक अधातु है। अधातु होते हुए भी ये क्या होती है भाई? चमकीली होती है। ये बात हमें याद रखनी है। ठीक है। दूसरा पॉइंट बनता है हमारे पास कठोरता का। कठोरता की बात करें तो सामान्यतः जो धातुएं होती है ना, वो हमारी सभी की सभी कैसी होती हैं? कठोर होती हैं। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं हमारे पास, जैसे लिथियम है, सोडियम है हमारे पास, पोटेशियम है। ये ऐसी धातु होती हैं जो क्या होती हैं भाई? मुलायम होती हैं और इन्हें हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। लेकिन इसी तरीके से हम बात करें अधातुओं की, तो अधातुएं कठोर नहीं होती हैं। कार्बन का एक अपर रूप है, अपवाद स्वरूप आपको याद रखना है। हीरा बहुत इंपोर्टेंट है हमारे पास, जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है भाई। प्रकृति का बनाया हुआ सबसे कठोर पदार्थ हमें जो देखने को मिलता है ना, वो धातुओं का नहीं है, वो है हमारी किसका? अधातुओं का। तो ये बात हमें नोट डाउन करनी है कि प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ जो हीरा है ना, वो है एक प्रकार की क्या है भाई? आपकी अधातु है। इस बात को हमें याद रखना है भाई। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इनके रूप की बात करते हैं, कैसा इनका रूप होता है। देखो, धातुएं कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती हैं। रूम टेम्परेचर पर किस रूप में है? ठोस। लेकिन एक अपवाद हम पढ़ चुके हैं, जिसे हम पारा कहते हैं, Hg।
इसको छोड़कर बाकी के सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। जो एक पारा ही है हमारे पास जो हमें द्रव अवस्था में देखने को मिलेगी। क्लियर बात। अधातुओं की बात करें तो अधातुआं ठोस अवस्था में भी हो सकती हैं, गैसीय अवस्था में भी हो सकती हैं, लेकिन एक अपवाद हमारे पास है ब्रोमीन, जिसको हम सिंबल होता है Br हमारे पास, इसको छोड़कर। क्यों? क्योंकि ये तरल रूप में पाई जाती है, यानी द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछा जाता है कि एक ऐसी धातु का नाम एक ऐसी अधातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो हमारा जवाब होगा क्या? ब्रोमीन। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आघात वर्ध्यता, जिसको हम पढ़ चुके हैं कि कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किया जाता है, उस गुण को तो हम आघात वर्ध्यता कह देते हैं। लेकिन यह आघात वर्ध्यता का गुण अधातुओं के अंदर नहीं पाया जाता है, ये बात याद रखनी है। क्लियर। तो ये था हमारा इसका पॉइंट। आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है, देखो हमारे पास फिर तन्यता। इस गुण को भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि धातुओं को पतले तारों के रूप में ढाला जा सकता है, खींचा जा सकता है, लेकिन ऐसा तन्यता का गुण अधातुओं के अंदर नहीं पाया जाता। बहुत सारे क्वेश्चन इनसे हमारे बन के तैयार होते हैं। दूसरा हमसे पूछा जाता है विद्युत और ऊष्मा की चालक कौन कौन होता है। तो देखो धातुएं हमारे पास जो होती है ना, वो सभी की सभी विद्युत की भी और ऊष्मा की भी क्या होती है? सुचालक होती है। सुचालक मतलब इनके अंदर करंट आता है, इनके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित होती है, करंट आएगा। इसलिए हम जो वायर बनाते हैं ना, वो किसके बनाते हैं? धातु के। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं हमारे पास, जैसे कि एक सीसा है जिसे हम पीवी कहते हैं, और एक मरकरी जो कि द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, जो कि कैसी होती है? कुचालक होती है। लेकिन अधातुओं की हम बात करें, सामान्यतः अधातुएं जो होती है ना, वो विद्युत की भी और ऊष्मा की भी, ये क्या होती है? कुचालक। लेकिन एक अपवाद है हमारे पास, वो हमें याद रखना है, ग्रेफाइट, जो कि हमारा अपरूप होता है किसका? कार्बन का। अपरूप किसका है भाई? ये कार्बन का है जी, हमें याद रखना है। ग्रेफाइट जो कि कैसा होता है? सुचालक होता है, मतलब इसके अंदर भी करंट आता है, यानी विद्युत धारा इसके अंदर भी प्रवाहित होती है। एक अधातु है, इसका उपयोग हम हमारी पेंसिल वगैरह बनाने में भी करते हैं। क्लियर। घनत्व की बात करें लेते हैं। सामान्यतः इन धातुओं का घनत्व क्या होता है? बहुत ज्यादा उच्च होता है, गलनांक भी उच्च होता है। लेकिन सोडियम है, पोटेशियम है, इनके जो घनत्व और गलनांक होते हैं ना, वो क्या होते हैं भाई? कम होते हैं। ठीक है। सामान्यतः अधातुओं का घनत्व गलनांक दोनों ही क्या होते हैं? हमारे पास कम होते हैं। लेकिन हमारे पास कुछ अपवाद भी देखने को मिलते हैं। ध्वनिक वाले पॉइंट को हम डिस्कस कर चुके हैं कि धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज पैदा करती हैं, और उसी आवाज को हम सोनोरस या ध्वनिक कहते हैं। अधातुओं में ये गुण नहीं पाया जाता है भाई। ठीक है। ऑक्साइड की बात की जाए, इनके जो ऑक्साइड होते हैं ना, अक्सर ये धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, ये बात हमें याद रखनी है। क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं। अधातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं ना, वो कैसे होते हैं भाई? अम्लीय प्रकृति के होते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, इधर मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर। आगे देखते हैं। आगे फिर हमारे पास धातुओं के कुछ रासायनिक गुणों के बारे में हमें वर्णन दे रखा है, उनके गुणों की हम चर्चा करते हैं कि इसके अंदर किस तरीके के गुण पाए जाते हैं। तो देखते हैं, बात करते हैं धातुओं के रासायनिक गुण। पहले गुणों में हम बात करते हैं कि धातुओं का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हमें दे रखा है। मतलब जब धातु को हवा में जलाया जाता है तो उसी संबंधित धातु का क्या बन जाता है भाई? ऑक्साइड बन जाता है। मान लो हमने कोई धातु ले रखी है, उस धातु की आप जैसे ही ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराओगे तो उस धातु का क्या बन जाएगा भाई? ऑक्साइड। कुछ उदाहरण हमें नीचे दे रखे हैं। तो अधिकांश धातु यह गुण प्रदर्शित करती हैं, और धातु को जैसे ही हवा में जलाने पर धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेती है और संबंधित मेटल ऑक्साइड बना लेती है, मतलब धातु का ऑक्साइड। कुछ उदाहरण हमें दे रखे हैं, जैसे कि सोडियम दे रखा है हमें। इस सोडियम की हम इस ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा देते हैं तो ये सोडियम का ऑक्साइड बन जाता है। जैसे हम क्या कह देते हैं भाई? सोडियम ऑक्साइड बोल देते हैं, मेटल ऑक्साइड बोल देते हैं। मेटल क्या है यहाँ पर? सोडियम। सोडियम ऑक्साइड हमारा बन के तैयार हो जाता है। कुछ और उदाहरण हमें दे रखे हैं, जैसे लिथियम दे रखा है Li, इसकी भी हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा दें तो ये लिथियम का ऑक्साइड बना देता है भाई। क्लियर है। पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके दो तरीके के ऑक्साइड का निर्माण करता है। एक को तो बोलते हैं K2O2, जिसको हम बोलते हैं पोटेशियम पैरा ऑक्साइड। एक होता है हमारे पास KO2, जिसे हम पोटेशियम सुपर ऑक्साइड कह देते हैं। दोनों ही कंडीशन ऑक्सीजन से क्रिया कराई जा रही है, तो दोनों ही
कंडीशनों में धातु तो ऑक्साइड ही बना रही है, उसका ऑक्सीजन से क्रिया करना मतलब ऑक्साइड बन के तैयार हो गया। लेकिन पोटेशियम को हवा में गर्म करते ही ये तुरंत मेल्ट हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है। जैसे गर्म किया जाता है पोटेशियम पिघल जाता है, क्योंकि वैसे भी हमने पढ़ा है कि ये मुलायम धातु होती है, आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। एक नोट पॉइंट हमें दे रखा है, देखो, चूंकि सोडियम, पोटेशियम और लिथियम ये बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, अवक्रियाशील होते हैं और ऑक्सीजन के साथ बहुत तेजी से अवक्रिया करते हैं, इसलिए ये धातु जल के साथ भी बहुत तेजी से अवक्रिया कर लेती हैं। और सोडियम का जल के साथ अवक्रिया के क्रम में इतनी ज्यादा तेज ऊष्मा निकलती है कि अवक्रिया के क्रम में बनने वाली जो हाइड्रोजन गैस है ना, वो तुरंत आग पकड़ लेती है। इन अनचाही अवक्रियाओं से बचने के लिए हम क्या करते हैं भाई, इस सोडियम को, पोटेशियम को और लिथियम को हम केरोसिन यानी मिट्टी के तेल के अंदर डुबो कर रखा जाता है। याद रखना है इस बात को, ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी धातुएं हैं जिनको मिट्टी या केरोसिन के तेल के अंदर डुबो कर रखा जाता है। तो वो धातुएं होंगी जो बहुत ही ज्यादा क्रियाशील होती हैं, जिनमें हमारी 3 हैं, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट आ जाता है हमारे पास मैग्नीशियम। मैग्नीशियम धातु को हवा में जलाने पर यह चकाचौंध वाले प्रकाश, डेजिलिंग लाइट के साथ क्या करती है, जलने लगती है और साथ में बनाएगी क्या भाई, धातु है तो ऑक्सीजन से क्रिया करेगी तो उस धातु का ऑक्साइड बनाएगी। तो जैसे ही मैग्नीशियम हमें दे रखा है, इस मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ हम क्रिया कराएंगे तो ये मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन के तैयार हो जाता है। उसी तरीके से एल्युमिनियम दे रखा है हमें कि एल्युमिनियम की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड बन के तैयार हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि धातुएं हमारे पास जितनी भी दे रखी हैं वो सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उस धातु का ऑक्साइड बनाती हैं। अब वो ऑक्साइड किस प्रकार का बन रहा है वो धातु की रिएक्टिविटी पर डिपेंड करता है कि उसकी क्रिया कितनी तेज है या कम है। क्लियर? नेक्स्ट आ जाते हैं, जिंक की भी बात करें, जिंक भी ऑक्सीजन, जिंक एक धातु है, ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करती है और जिंक का क्या बन जाता है भाई, ऑक्साइड बनना शुरू हो जाता है। बाकी का आपका दे रखा है, लेड दे रखा है जिसका सिंबल होता है पीवी, इसकी भी ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कराओ तो ये पीवीओ ऑक्साइड बनाता है। देखो बाकी के ये फॉर्मूले बनने की जो प्रोसेस है ना, ये फॉर्मूला बनाने की प्रोसेस हमने पहले चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था आपसे कि पहले किस तरीके से रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उनके समीकरण क्या होते हैं, उनको संतुलित किस तरीके से किया जाता है। तो बिल्कुल अभी तक जिन लोगों ने क्लास अपनी बिल्कुल स्टार्ट ही नहीं की है लेने के लिए, आपको सारी क्लासेज यहाँ पर फ्री अवेलेबल कराई जाएंगी, पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट कराया जाएगा, चैप्टर वाइज चैप्टर आपको क्लासेज मिलेंगी यहाँ पर। तो आप अपने फ्रेंडों को शेयर कीजिए वीडियो को, जिससे कि उन तक भी ये क्लासें पहुँच सकें, आपको सभी लोगों को इसका क्या मिल सके, प्रॉफिट मिल सके। तो वैसे ही हम कॉपर की बात करें लेते हैं, देखो Cu, कॉपर को जैसे ही ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो कॉपर भी अपना ऑक्साइड बना लेगा। इस तरीके से इनकी अभिक्रियाएं चलती रहती हैं। अगला पॉइंट आता है, देखो लोहा दे रखा है, लोहे के बुरादे को हम हवा की उपस्थिति में जलाया जाता है तो यह चमकदार फुहारा स्प्रिंग लाइट के साथ जलने लगता है। लेकिन लोहे की जब रॉड को हम लेते हैं तो वो हवा में जलने से जलती नहीं है, बल्कि वो क्या हो जाती है भाई, गर्म हो जाती है और लाल हो जाती है, लेकिन जलता नहीं है लोहा भाई। ठीक है, चांदी की बात करें, एजी हमारे पास जो सिल्वर दे रखी है, सोना हमें दे रखा है, इनको जैसे ही हवा में या बिना हवा के ये नहीं जलते हैं। क्यों? ये बहुत ही कम क्रियाशील होते हैं। इन धातुओं को हम इसलिए नोबल धातुएं कह देते हैं। सोना और चांदी हमारी नोबल धातुएं कहलाती हैं क्योंकि बहुत कम क्रियाशील हैं, क्रिया नहीं करती हैं, इसलिए इनका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। साथ में ये चमकदार भी बहुत ज्यादा होती हैं, तो आभूषण हमारे इन्हीं के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, देखो धातु की जल के साथ अभिक्रिया, पानी के साथ रिएक्शन करा दो भाई। धातु कोई भी हमें धातु दे रखी है उसकी पानी के साथ, तो अलग अलग अभिक्रियाएं हमें दे रखी हैं। तो जैसे ही हम धातु की जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो मेटल ऑक्साइड तो बनेगा ही बनेगा हमारे पास, साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है। इस बात को आपको याद रखना है कि कोई भी धातु हमने ले ली, उस धातु की हम किसके साथ क्रिया करा देते हैं, मान लो जल के साथ अभिक्रिया करा देते हैं। ये हमें कोई मेटल यानी धातु दे रखी है और इस धातु की हम अभिक्रिया करा रहे हैं किसके साथ, जल के साथ, H2O के साथ, तो उसका ऑक्साइड बनेगा और साथ में इम्पोर्टेंट है यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, ये बात हमें याद रखना है। कुछ धातुओं की हमें अभिक्रियाएं दे रखी हैं, सोडियम की, कैल्शियम की, मैग्नीशियम की, एल्युमिनियम की और आयरन की।
ये सब अपनी अपनी बैलेंसी के अनुसार, अपनी अपनी संयोजकता के अनुसार जल के अणुओं का उपयोग करती हैं। अपक्रिया को बैलेंस करना हमने पहले पढ़ लिया था। हमें सिर्फ रिएक्शन याद रखनी है कि यदि जल के साथ उसकी अपक्रिया कराया जाए तो क्या बनेगा। तो सभी की सभी धातुएं हमारी जो होती है ना, वो उनके क्या बना लेती हैं भाई, ऑक्साइड बना लेती हैं। जैसे कि इसको बोलते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, Al2O3 यहाँ बन जाता है, Fe2O3 बन जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सब में से हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये बात हमें याद रखनी होगी। तो आप आसानी से इन समीकरणों को सोल्व करके याद रख सकते हो और धातुओं के रासायनिक गुणों को भी आप आसानी से याद रख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट बनता है फिर हमारे पास लोहे में जंग लगना। भाई लोहा हमें दे रखा है, बाहर कहीं पे भी आप लोगों ने सभी ने देखा होगा, कहीं ना कहीं बाहर हमारा वातावरण में नमी के संपर्क में कहीं पे भी लोहा पड़ा रहता है। तो उस लोहे के ऊपर एक परत जम जाती है, वातावरण के अंदर पाई जाने वाली जो नमी है, और उस नमी से और उस ऑक्सीजन से क्रिया करके अम्ल या क्षार के माध्यम में अवक्रिया करके एक परत बन जाती है, जिसे हम उसके ऊपर जंग लगना कह देते हैं। तो धीरे धीरे लोहा उससे क्या होने लगता है, खराब होने लगता है। इसी को हम जंग लगना कह देते हैं। क्लियर। नोट पॉइंट में दे रखा है कि लेड है, कॉपर है, सिल्वर है और सोना आदि ठंडे या गर्म जल वाष्प के साथ अवक्रियाएं नहीं करती हैं। तावा जल वाष्प के साथ अवक्रिया नहीं करता है। जल वाष्प मतलब गर्म पानी, खोलते हुए पानी के साथ अवक्रिया नहीं करता है। इसी कारण इसका उपयोग हम जल की टंकी बनाने में, गर्म जल का टैंक बनाने में इसका उपयोग करते हैं। तो ये भी हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप अच्छे से इसको याद रखें। आगे आता है हमारे पास फिर धातु की हम अम्ल के साथ अपक्रिया करा देते हैं। मान लो कोई भी मेटल ले ली, अम्ल के साथ अपक्रिया करके ये संबंधित क्या बनाएंगे भाई, लवण बनाएंगे। मतलब धातु की अपक्रिया, जनरल अपक्रिया आप ऐसे याद रखो, धातु अम्लों के साथ अपक्रिया करके एक तो बनेगा लवण और साथ में बनेगी हमारी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, देखते हैं अपक्रियाएं हमें दे रखी, धातु दे रखी है हमें लोहा, मैग्नीशियम, जिंक, एल्यूमिनियम, और ये सब जगह हमें दे रखा है कॉमन रूप से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl दे रखा है। ठीक है, जैसे ही इनकी अपक्रिया कराई जाएगी तो ये जो बन रहे हैं ना, ये सभी के सभी क्या है, आपके लवण है, उसी धातु के बनेंगे जिस धातु का हम यहाँ पर उपयोग कर रहे हैं। साथ में हमारे पास एक गैस बन के तैयार हो जाएगी जिसे हम कहेंगे हाइड्रोजन गैस। ये सभी की सभी हमारे बनने वाली है गैस। तो धातुएं अम्लों के साथ अपक्रिया करके क्या बनाती हैं, उन्हीं धातुओं के संबंधित लवण बना लेती है, जैसे कि FeCl2, MgCl2, ZnCl2 और AlCl3 हमें दे रखा है, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। लेकिन सभी धातु अम्ल के साथ समान तरह से अपक्रियाएं नहीं करती हैं तथा वे लवण और हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते हैं। जैसे कि कॉपर तनु अम्ल के साथ अपक्रिया नहीं करता है। तो देखो जो अम्ल हमने ले रखे हैं वो अम्ल यदि तनु है या सांद्र है, फिर ये डिपेंड करेगा अभिक्रिया के अंदर। तो कुछ धातुएं तनु अम्लों के साथ, तनु मतलब पतला अम्ल, अम्ल तो है लेकिन कैसा है, पतला है, उसके अंदर हमने पानी की मात्रा बढ़ा दी। तो जैसे हमारे पास कॉपर है, Ag है, Hg है, ये तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। तो ये आपको नोट पॉइंट भी याद अच्छे से रखना है कि कौन कौन सी धातुएं हैं जो तनु अम्लों के साथ अभिक्रियाएं नहीं करती हैं। नेक्स्ट आ जाता है धातु का ऑक्साइड। अभी हमने जो धातु का ऑक्साइड बनाया उसकी हम एसिड के साथ यानी अम्ल के साथ यानी खट्टे पदार्थों के साथ क्या करा देते हैं, अभिक्रिया। तो जैसे ही धातु के ऑक्साइड की अभिक्रिया हम अम्ल के साथ बनाते हैं, धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया, तो संबंधित उस धातु का क्या बन के तैयार हो जाएगा, लवण, और साथ में बनेगा क्या, जल। मतलब हमने धातु और धातु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा के, यानी ये हमारा धातु ऑक्साइड है पूरा एक ही, इसकी हमने अम्ल के साथ अभिक्रिया करा दी तो उसका लवण और जल बन के तैयार हो जाएगा। और इस बात को हम जानते हैं कि जो धातु ऑक्साइड जो होता है ना हमारे पास, उसकी जो प्रकृति होती है ना, वो होती है हमारे पास कैसी, क्षारीय। क्लियर बच्चों, ये क्षारीय प्रकृति का होता है। तो बात करते हैं, देखो इसकी कुछ अभिक्रियाओं के बारे में, कुछ उदाहरण हमें दे रखे हैं। तो अच्छे से आपको ये याद रखना है भाई, जब तक आप डिटेल रूप में, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायो हो, साइंस का पोर्शन, जब तक आप उसको डिटेल नहीं पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन आंसरों को लर्न करने में बड़ी समस्या पैदा होगी। तो आप सबसे पहले हमारा जो चैप्टर का बेसिक जो दे रखा होता है उसकी सबसे पहले रीडिंग करना हमें होगी, उसके बाद फिर हम हमारे क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं, तब जाके हमें क्वेश्चन आंसर इसके याद होते हैं। उदाहरण के लिए हमें दे रखा है जिस सोडियम का ऑक्साइड, और इसकी हम अम्ल के साथ यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करा देते हैं।
तो ये उसका धातु का लवण बन जाता है और ये जल बन के तैयार हो जाता है। वैसे ही हमारे पास दे रखा है ये पोटेशियम का ऑक्साइड हमें दे रखा है। ये ऑक्साइड जो होते हैं ना, उन्हीं की सभी की जो प्रकृति होती है ना, वो कैसी होती है भाई? क्षारीय। ये बात आपको याद रखना है, ओटीओ में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति होती है अम्लीय या क्षारीय, अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति होती है अम्लीय या फिर क्षारीय। तो ये बात हमें याद रखना है। अम्ल के साथ जैसे ही अभिक्रिया कराओगे तो उसका लवण बन जाएगा और पानी बन जाएगा। क्लियर? कॉपर ऑक्साइड ले लिया हमने, इसकी भी हम अम्ल के साथ अभिक्रिया करा दें तो उसका लवण बन जाएगा CuCl2 और H2 हमारे पास क्या बन के तैयार हो जाएगा? जल बन के तैयार हो जाएगा। इस तरीके से इन धातुओं के ऑक्साइडों की अभिक्रिया हम जब अम्ल के साथ कराते हैं तो लवण और जल का निर्माण हो जाता है। क्लियर? आगे चलते हैं अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड में देखा जाए तो अब हमारे पास पांचवी अभिक्रिया दे रखी है कि धातु ऑक्साइड की अब हम जल के साथ अभिक्रिया करा देते हैं। हमने जो ले लिया है जल, तो अधिकांश मेटल ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड जल में नहीं घुलते हैं, परंतु कुछ अल्कली तथा अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। देखो, अल्कली तथा अल्कलाइन का अर्थ मेटल के ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके संबंधित हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और ये काफी प्रबल क्षार होते हैं और ऐसे ही क्षारों को हम अल्कली कह देते हैं। तो अल्कली कोई नया वर्ड नहीं है, हमारे पास जो क्षारीय पदार्थ होते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं? अल्कली मेटल कहलाते हैं, ऑक्साइड कहलाते हैं। जैसे कि सोडियम का ऑक्साइड हमें दे रखा है, इसकी हमने जल के साथ अभिक्रिया कराई तो ये सोडियम का क्षार बना देगा भाई। इसी को बोलते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि कैसा होता है भाई? क्षार होता है। और क्षार भी कैसा है भाई? ये बहुत ही ज्यादा प्रबल है। प्रबल अम्ल, दुर्बल क्षार, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार, इस तरीके से हमने इनके बारे में पढ़ा हुआ है। नोट पॉइंट की बात करते हैं। देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड काफी प्रबल क्षार होता है, जी हम बना चुके हैं ऊपर। पोटेशियम ऑक्साइड ले लिया है हमने K2O और जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो उसका क्षार बन जाएगा, जो कि ये भी एक बहुत ही ज्यादा प्रबल क्षार होता है। तो इस तरीके से धातुओं के ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके हमारे अल्कली ऑक्साइडों का क्या करते हैं? अल्कली ऑक्साइड, यहाँ हम कहें कि क्षारीय पदार्थों का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। क्लियर बात? देखो आगे देखते हैं। आगे अगले पॉइंट में दे रखा है कि एक धातु अन्य धातुओं के लवण के साथ अभिक्रिया, जब एक ही ज्यादा अभिक्रिया धातु उससे कम, तो वाला पॉइंट हो गया, अभिक्रियात्मक धातु के लवण के घोल के साथ अभिक्रिया करता है तो ज्यादा अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है। देखो भाई, इसको ध्यान समझो आप अभिक्रिया को, कि मान लो हमने एक अभिक्रिया ये दे रखी है Fe+SO4, Fe+CuSO4, Fe+CuSO4, ये ले लिए। ये आयरन है हमारे पास, ये कॉपर सल्फेट है। अब यहाँ पर इन दोनों पदार्थों को जब इसके अंदर मिलाया जाएगा तो ये आयरन जो होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव होता है। तो ये क्या करता है? इस कॉपर सल्फेट के विलयन में से इस कॉपर को विस्थापित कर देता है और उसकी जगह पे खुद जुड़ जाता है, यानी Fe और SO4 के साथ जुड़ जाता है। कॉपर क्या हो जाता है भाई? अलग हो जाता है, Cu आपका अलग हो जाता है। तो इसी को कहते हैं हम विस्थापन अभिक्रिया। तो ज्यादा क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके लवण विलयन में से क्या कर देते हैं? विस्थापित कर देते हैं, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कह देते हैं। जैसे कि यही अभिक्रिया हमें दे रखी है FeCuSO4 और कॉपर आपका क्या हो जाएगा? अलग। इस अभिक्रिया में आयरन कॉपर से ज्यादा क्रियाशील होता है। अब हमें दे रखा है जिंक और कॉपर सल्फेट, हमने जिंक धातु को कॉपर सल्फेट के विलयन में घोल दिया तो उसी तरीके से जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर हमारा नीचे तली में इकट्ठा होता चला जाएगा। मतलब जिंक ज्यादा क्रियाशील है किसकी तुलना में? कॉपर की तुलना में। तो इस तरीके से ये अभिक्रियाएं आपकी कंप्लीट होती हैं। नेक्स्ट आते हैं, सक्रियता श्रेणी हमारे पास आ जाती है। और इस सक्रियता श्रेणी की यदि बात की जाए हमारे पास, तो इस सक्रियता श्रेणी के अंदर हमने कुछ ऐसे पदार्थों को व्यवस्थित किया हुआ है, जो एक लिस्ट या एक सूची हमने बनाकर तैयार की है। कैसी सूची बनाई है? जिसमें हमने धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर क्या किया हुआ है? व्यवस्थित किया हुआ है। सबसे ऊपर हमने जो धातुएं हमारी होंगी, जितनी ज्यादा ऊपर होंगी वो बहुत ही ज्यादा क्रियाशील होगी, मतलब हम उनको कह सकते हैं कि अति क्रियाशील हैं भाई। और बीच में जो धातुएं हैं ना, वो कैसी हैं भाई?
मध्यम अभिक्रियाशील है, मध्यम। और नीचे जो आएंगी ना धातुएं वो सबसे कम क्रियाशील होंगी, सबसे कम, सबसे कम। जैसे इसको ऐसे पढ़े हम, ये धातुएं ऐसे लिखी हुई है, जिंक, जिंक के बाद आएगा फिर क्या आएगा, ऐसे लिखी हुई है ये धातु। इस तरीके से ये नीचे वाला पोर्शन फिर यहाँ पे लगा हुआ है, ये ऐसे आएगा। तो सबसे ज्यादा ऊपर सक्रियता श्रेणी के अंदर किसको रखा गया है, पोटेशियम को। तो अन्य धातुओं की तुलना में पोटेशियम सबसे ज्यादा क्रियाशील है, और सोना हमारा सबसे नीचे रखा हुआ है, वो सबसे कम क्रियाशील है। इस तरीके से एक ऐसी श्रेणी बनाई गई थी जिनको उनकी क्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो सबसे नीचे जो धातु रखी गई होगी वो सबसे कम क्रियाशील होगी, और ऊपर जो धातु रखी गई होगी वो आपकी सबसे अधिक क्रियाशील होगी। यही आपको इसके अंदर सक्रियता श्रेणी के अंदर दे रखा है। क्लियर, आगे बात करते हैं। अब हमारे पास आ जाते हैं अधातुओं के रासायनिक गुण। देखो, अधातुओं का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, अधिकांश अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके संबंधित अधातु का ऑक्साइड बनाती है। तो भाई अधातु ले रहे हैं तो धातु का ऑक्साइड बनेगा, अधातु ली है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रही है तो अधातु के ही क्या बनेंगे, ऑक्साइड बनेंगे। लेकिन यहाँ याद रखना है हमें, अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं ना वो कैसे होते हैं भाई, अम्लीय होते हैं। जो भी ऑक्साइड अधातु का यहाँ पर बनेगा उसकी प्रकृति जो रहने वाली है ना वो रहने वाली है कैसी, अम्लीय। और अभी हमने पढ़ा था कि धातुओं के ऑक्साइडों की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। क्लियर, कुछ उदाहरण दे रखे हैं। कार्बन का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, जैसे कार्बन दे रखा है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा दो, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और ऊष्मा निकलेगी। कार्बन को हवा में जलाना एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि इन अभिक्रियाओं से ऊष्मा निकलती है, उन्हें हम ऊष्माक्षेपी कहते हैं। और जब ईंधन के रूप में हम इसी वजह से इसका क्या कर लेते हैं, उपयोग कर लेते हैं। जैसे कोयला है आपका, पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस है, ये सब कार्बन के ही विभिन्न विभिन्न रूप हैं आपके। कार्बन का कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में यदि हम क्रिया करा दें तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है और ऊष्मा बाहर निकलती है। तो डिपेंड करता है कि यदि हमें कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है तो ऑक्सीजन की मात्रा हमें ज्यादा लेनी पड़ेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना है तो ऑक्सीजन की मात्रा कम लेगी। ऑक्सीजन की सीमित मात्रा में यदि कार्बन का दहन किया जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, अधिक मात्रा में दहन किया जाता है तो फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनके तैयार हो जाता है। अब धातुओं के जो ऑक्साइड हमने बना लिए हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास बन गया है, सल्फर का ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड हमारे पास बन गया है, इनके गुणों की हम बात करते हैं तो हम पढ़ चुके हैं। देखो, अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं ना वो कैसे होते हैं, अम्लीय। ये अधातु का ही तो ऑक्साइड है, इसकी हम जल के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है। देखो, अधातुओं के ऑक्साइड जल के नीले ब्लू लिटमस पट्ट को लाल रंग में बदल देते हैं। जब अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बना देते हैं भाई, ये भी एक प्रकार का क्या है, अम्ल, जिसे हम कार्बोनिक अम्ल कह देते हैं। ठीक है, अब इस अम्ल से हम बात करते हैं अम्लीय वर्षा, एसिड रेन के बारे में। तो अम्लीय गुण वाले जल का बारिश के रूप में बरसना अम्ल वर्षा कहलाता है हमारे पास। तो कुछ गाड़ियां हैं, फैक्ट्रियां हैं आदि, इसमें जो ईंधन का जो दहन होता है ना उसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 धुएं के रूप में निकलती है, जो हमारे स्वास्थ्य पर्यावरण के लिए बड़ी खतरनाक होती है। ये गैसें गाड़ियों से, फैक्ट्रियों से निकलकर हवा में मिल जाती हैं और उस हवा को क्या कर देती है भाई, प्रदूषित, जिसको हम कहते हैं वायु प्रदूषण यहाँ पे हो रहा है। लेकिन ये गैसें जैसे ही जैसे हवा में मिलकर हमारे वातावरण में इकट्ठी होती चली जाती हैं और वातावरण में पाई जाने वाली जो नमी होती है उस नमी के साथ अभिक्रिया जब ये करती हैं तो अम्ल का निर्माण कर लेती हैं। ये गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड क्रमशः एक बन जाएगा कार्बोनिक अम्ल और एक बन जाता है हमारे पास सल्फ्यूरिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल H2CO3 हम बना चुके हैं और सल्फ्यूरिक अम्ल हम जानते हैं, ये उसका सूत्र होता है H2SO4, H2SO4 तेजाब जिसको हम बोल देते हैं। और जो बारिश की बूंदों के साथ फिर पृथ्वी पर क्या होने लगती है, बरसने लगती है, इसी को हम अम्ल वर्षा कह देते हैं। लेकिन इसके प्रभाव हैं कि अम्ल वर्षा से ऐतिहासिक इमारतें जो दे रखी हमें, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, ताजमहल जो हमें दे रखा है जो कि संगमरमर का बना हुआ होता है, इनको काफी खतरा इनसे होता है। अम्ल वर्षा इन ऐतिहासिक इमारतों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। अम्ल वर्षा जब नदियों में मिल जाएगी, तालाबों में मिल जाएगी तो उनके जल को मिलकर अम्लीय बना देगी, जिससे उसमें रहने वाले जो जीव जंतु है ना उनका जीवन यापन क्या हो जाएगा भाई, दुभर हो जाएगा और उनकी जान भी जा सकती है। इस तरीके से अम्ल वर्षा होती है।
अब अधातुओं की हम क्या करते हैं, जल के साथ अपक्रिया कराते हैं, कोई अपक्रिया नहीं होती है। अधातुओं की हम अम्ल के साथ अपक्रिया कराते हैं, अपक्रिया नहीं होती है। कुछ स्पेशल पॉइंट हमें सल्फर के लिए दे रखा है और नाइट्रिक अम्ल की अपक्रिया कराते हैं तो ये कुछ पदार्थ बन जाती हैं। तो आप नोट पॉइंट इसको याद रखना, सल्फर वाली अपक्रिया। अधातु का क्लोरीन के साथ अपक्रिया, देखो अधातु क्लोरीन के साथ अपक्रिया करके क्या बना लेती है, क्लोराइड बना लेती है। एक अधातु हमने ले लिया जैसे हाइड्रोजन और एक क्लोरीन हमने ले लिया Cl2 और इनकी दोनों की अपक्रिया कराएंगे तो 2HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन के तैयार हो जाता है। अधातु और हाइड्रोजन उसके हाइड्राइड बन के तैयार हो जाते हैं, जैसे कि सल्फर हाइड्रोजन और H2S हमारा बन के तैयार हो जाता है। क्लियर? तो इस तरीके से इसकी क्या होती है, अपक्रिया। दूसरा हमें दे रखा है एक धातु का दूसरे अधातु के साथ अपक्रिया। देखो एक धातु दूसरी अधातु के साथ भी क्या कर लेती है, क्रिया कर लेती है। जैसे हम बात करें, एक धातु हम ले लेते हैं, एक पोटेशियम धातु ले ली और एक क्लोरीन हमने अधातु ले ली, ठीक है। तो जैसे ही इनका जलीय विलयन बनाया जाता है तो पोटेशियम धनायन बनता है, क्लोरीन हमारा ऋणायन बनता है और उस आधार पर ये KCl का क्या कर लेते हैं, फॉर्मेशन बन लेते हैं। अब इनके अंदर इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, उस आधार पर KCl का फॉर्मेशन होता है और इन यौगिकों को हम क्या कह देते हैं भाई, आयनिक यौगिक कह देते हैं। ये हमारे आयनिक यौगिक कहलाते हैं, ठीक है। तो एक धातु दूसरे धातु के साथ अपक्रिया करके आयनिक यौगिक बनाती है। इनमें धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर, देखो पोटेशियम जो है ना वो धातु है और ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो होता है ना वो माइनस वाला होता है, तो पोटेशियम धनायन बनेगा और क्लोरीन कैसा बन जाएगा, ऋणायन बन के तैयार हो जाएगा। एक दूसरे को, अब ये धनायन और एक ऋणायन बन गया है तो ये एक दूसरे को क्या करने लगते हैं, आकर्षित करने लगते हैं। इसी आकर्षण को हम आयनिक बंध यहाँ पर कहते हैं। अब ये आयनिक बंध जो होता है ना वो परमाणु के दूसरे परमाणु पर इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण बनने वाले रासायनिक बंध को ही हम क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड कह देते हैं। जब एक धातु एक अधातु के साथ अपक्रिया करती है तो वे आयनिक बंध बनाते हैं और बनने वाला यौगिक जो होता है ना वो हमारा आयनिक होगा। ये बात हम पहले ही पढ़ चुके। क्लियर? तो ये आयनिक बंध की चर्चा हुई और धातु और अधातुओं की क्रिया हुई हमारी। नेक्स्ट आ जाता है कुछ सोडियम का बनना हमें दे रखा है, आप बिल्कुल इसको समझिए और इसको आप बनाइए बिल्कुल। ऐसे ही हमें KCl का बनना हमें दे रखा है, ठीक है, इसको भी आप समझिए, बनाइए, तैयार करिए। अब आ जाती है ये जो हमारे पास आयनिक यौगिक है ना, इनके कुछ गुण दे रखे हैं, जैसे भौतिक प्रकृति, ये ठोस भी होंगे, कुछ कठोर भी होंगे और कुछ भंगुर भी होते हैं, ठीक है। गलनांक क्वथनांक की इनकी बात की जाए कि ये आयनिक यौगिक जो होते हैं ना, इनके गलनांक और क्वथनांक दोनों ही बहुत अधिक होती है, याद रखना है। घुलनशीलता की यदि बात करें तो ये प्राय जल में आसानी से घुल जाते हैं। केरोसिन है, पेट्रोल है, ऐसे विलायकों में ये क्या होते हैं, नहीं घुलते हैं। विद्युत चालकता की बात की जाए तो भाई ये आयनिक यौगिक जब जलीय विलयन में होते हैं तो विद्युत का चालन करेंगे, लेकिन जब ये ठोस अवस्था में होते हैं ना तो विद्युत का चालन नहीं करते हैं। याद रखना है, आयनिक यौगिक हमेशा जलीय विलयन के रूप में जब रहते हैं तभी विद्युत का संचालन करेंगे, तभी उनके अंदर धनायन ऋणायन ट्रांसफर होंगे। दूसरा जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन के किसी भी परमाणु की भारी कक्षा में वर्तमान में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है ना वो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाती है हमारे पास। उदाहरण के लिए एक सोडियम धातु हमें दे रखी है, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा गया है। कैसे लिखा जाता है ये कभी हम चर्चा करेंगे कि 2, 8 और 1 जो दे रखा है ना वो इसकी सबसे भारी कक्षा कहलाएगी, ठीक है ना। 2, 8, 1 परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका, 11 होता है। 8 और 2 10 और 1 11, मतलब इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन है। उनमें से 2 इलेक्ट्रॉन तो सबसे अंदर वाली कक्षा में होंगे और 8 इलेक्ट्रॉन बीच वाली में होंगे। सबसे बाहर वाली में कितना होगा, 1 होगा। तो बाहर वाली कक्षा के अंदर जो 1 इलेक्ट्रॉन है ना, इसी के साथ अन्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के साथ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा। तो इसी इलेक्ट्रॉन को हम क्या देते हैं, क्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है धातुओं की उपस्थिति। प्रकृति में धातुओं की उपस्थिति, देखो प्रकृति में धातुएं पृथ्वी की परत पर समुद्रीय जल में पाई जाती हैं और 2 रूपों में देखने को मिलती हैं। एक तो मुक्त अवस्था में, जिसे हम इसकी फ्री स्टेट कह देते हैं, फ्री अवस्था में मिलती है। वे धातुएं मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं जिन पर वायु के ऑक्सीजन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, कम क्रियाशील होती है, मिलेंगी हमें मुक्त अवस्था में। लेकिन जो ज्यादा क्रियाशील है वो तो हमें मिलेंगी संयुक्त अवस्था में, वो किसी न किसी से क्रिया करके
वातावरण में पाई जाती हैं। सोडियम है, पोटेशियम है, कॉपर है, सभी क्रियाशील धातु हैं। कुछ परिभाषाएं हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखना है। क्या? एक तो खनिज है, एक अयस्क है। खनिज तत्व यौगिक जो पृथ्वी की जो भूपर्पटी होती है, अर्थ पृष्ठ जिसे हम कहते हैं, सबसे बाहरी परत ये हमारे पास होती है, बाहरी परत इसमें पाई जाती है। उन्हें हम क्या कह देते हैं? खनिज। जैसे लोहा है हमारे पास, अब्रक है, कोयला है, बॉक्साइड है, नमक है, जस्ता, चूना पत्थर आदि, ये सब खनिज पदार्थों के क्या है? उदाहरण। फिर अयस्क क्या होता है भाई? ऐसे खनिज हैं जिनमें से किसी धातु या तत्व की मात्रा ज्यादा होती है तथा उन धातु या तत्वों को लाभकारी रूप में कम खर्चे पर निकाला जा सकता है। क्या कहलाते हैं? हमारे अयस्क। अक्सर बहुत एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। और बाकी का एक नोट पॉइंट हमें दे रखा है भाई कि सभी अयस्क खनिज होते हैं किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होती। ये पॉइंट आप ऊपर पढ़ के आप क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट, अब कुछ अयस्कों के हमें प्रकार दे रखे हैं कि आपको याद रखना है। अयस्क होते हैं हमारे, देखो, सल्फाइड प्रकार के भी होती हैं, ऑक्साइड प्रकार के भी होती हैं, कार्बोनेट प्रकार के भी होती हैं, क्लोराइड। इनके नाम से ही इनका पता चल रहा है कि देखो, सल्फाइड अयस्क का मतलब इसमें सल्फर पाया जाएगा, ऑक्साइड का मतलब इनमें ऑक्सीजन पाया जाएगा, कार्बोनेट का मतलब इनके अंदर CO3 पाया जाएगा, ठीक है, और क्लोराइड का मतलब इनके अंदर Cl मिलेगा, क्लोरीन मिलेगा। इस नाम से इनके आगे हमें दे रखे हैं वर्णन। क्या क्या दे रखा है कि सल्फाइड अयस्कों के नाम बताइए भाई। इनमें सल्फाइड अयस्कों के रूप में क्या पाई जाती है भाई? धातु पाई जाती है। जैसे कि कॉपर का बनता है कॉपर पायराइट, इसमें भी हमारे पास सल्फर है यानी सल्फाइड अयस्क। लेड बनाता है गैलेना PbS, यहाँ भी सल्फर है। आयरन का एक बनता है आयरन पायराइट, इसके अंदर भी सल्फर है। मरकरी का बनता है सिनेबार HgS, सूत्र भी याद रखना है, नाम भी याद रखना है, इसके अंदर भी सल्फर है। जिंक का जिंक ब्लेंडी बनता है, जिसे हम ZnS कहते हैं। सबके नाम सूत्र ही आपको अच्छे से याद रखने होंगे। आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड के अंदर। दूसरा आ जाता है फिर हमारे पास ऑक्साइड अयस्क। ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन की मात्रा, जैसे एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बॉक्साइड, कॉपर का ऑक्साइड क्यूप्राइड, जिंक का ऑक्साइड जिंकाइड, आयरन का ऑक्साइड हेमेटाइड। सूत्र सबके आगे आपको दे रखे हैं, आप आसानी से इनको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट फिर आ जाता है हमारे पास कार्बोनेट अयस्क, जिनमें हमें पता चलता है कि इनके अंदर CO3 देखने को मिलेगा। CO3 सभी के साथ CO3 जुड़कर रहेगा। जैसे जिंक का अयस्क होता है जिसे हम कैलामाइन, सूत्र याद रखना है। मैग्नीशियम का मैग्नेसाइड, कॉपर का मैलाकाइट और लेड का सिनुसाइड हमारे पास होता है। सूत्र आप आसानी से इनके याद रख सकते हैं। ZnCO3, MgCO3, CuOH का होल ट्वाइस, CuCO3, PbCO3, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। क्लोराइड अयस्क दे रखा है। इन अयस्कों में जो धातु होती है ना, वो अपने ही क्लोराइड के रूप में पाई जाती है। जैसे सोडियम की धातु सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम की धातु पोटेशियम क्लोराइड, सिल्वर की धातु सिल्वर क्लोराइड। लेकिन इनके नाम है, इसे हम रॉक साल्ट कहते हैं, इसे सिल्वाइन कहते हैं और इसे हॉर्न सिल्वर के नाम से जाना जाता है। तो ये अयस्क थे। अब हमें अयस्क भी प्रकृति में मिल गए, तो अब उस अयस्क से हमें धातु शुद्ध अवस्था में निकालनी होती है। उसे हम उस धातु की मेटलर्जी या धातु निष्कर्षण कहते हैं। इसके लिए हमें विभिन्न विभिन्न तरीके अपनाने पड़ते हैं। जैसे अयस्क में उपस्थित धातु की मात्रा जो होती है ना, वो शुद्ध मात्रा में नहीं पाई जाती और बहुत कम मात्रा में हमें देखने को मिलती है। इसलिए हम उस अयस्क को विभिन्न तरीकों से उसमें से धातु को क्या करना पड़ता है? अलग, और इस अयस्क से धातु की शुद्ध मात्रा को अलग करना, प्राप्त करना, इसी को हम कह देते हैं धातु निष्कर्षण, धातु कर्म या फिर मेटलर्जी। तीनों नाम आपको याद रखना। धातुओं को अयस्कों से उनकी सक्रियता श्रेणी के आधार पर प्राप्त किया जाता है। अयस्क से धातुओं के निष्कर्षण के लिए धातुओं को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। ये रहा वो हमारे पास। देखो, वैसे भी पढ़ चुके हैं हम किसके अंदर भाई? सक्रियता श्रेणी के अंदर उच्च अवक्रियाशील, मध्यम अवक्रियाशील और निम्न अवक्रियाशील। तो जो बहुत ही ज्यादा अवक्रियाशील होंगी, ये गलित धातु, द्रव धातु के यौगिक का जब हम विद्युत अपघटन कर देंगे ना, तो उससे सीधी हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी। ज्यादा क्रियाशील की तो कहानी बड़ी आसान है। लेकिन जो मध्यम अवक्रियाशील है, उनमें से एक तो मिलेगा आपको कार्बोनेट अयस्क और एक मिलेगा आपको सल्फाइड अयस्क। तो जो कार्बोनेट अयस्क होगा उसका तो हम करते हैं निस्तापन, यानी ऑक्सीजन की कम मात्रा में उसका दहन करते हैं। और सल्फाइड अयस्क मतलब यहाँ करते हैं हम भर्जन नाम का प्रोसेस होता है। भर्जन यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम उस सल्फाइड अयस्क को जलाते हैं, उसका ऑक्साइड बन जाएगा, धातु का अपचयन हो जाएगा और धातु का शोधन वहां पर हो जाएगा। निम्न अवक्रियाशील जो धातु है उनके तो शायद सल्फाइड अयस्क बनेंगे
और जहाँ पे भी क्या होगा भाई, आपका भर्जन होगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाएगा, दहन किया जाएगा, तो धातु का ऑक्साइड, और उस तरीके से हमें धातु शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, सांद्रण की यदि बात की जाए, अयस्क सांद्रण की, तो भाई देखो धातु जो चैप्टर है बड़ा लॉन्ग हम चैप्टर हमें दे रखा है, इसके बहुत सारे गुणों को हमने इसके अंदर डिस्कस कर लिया है। तो सभी लोग बढ़िया से अच्छे से अपने इनको रीड करते हुए, इसकी पीडीएफ आपको हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगी। जिस भी भाई को यदि पीडीएफ की जरूरत हो तो वो आपको वहाँ मिल जाएगी, ठीक है। तो वहाँ से आप उनको ले सकते हो पीडीएफ को, अदरवाइज आप यहाँ से इनके एक एक लाइन को पढ़ के उनका आसानी से आंसर निकाल सकते हो। अयस्क का सांद्रण करते हैं। देखो, तो धातु के अयस्क से निष्कर्षण पूर्व अयस्कों से कुछ अशुद्धियां रहती हैं धातु के। ये अयस्क जो हमें दे रखे होते हैं उन्हें हम गैंग कह देते हैं। उस गैंग को हमें उस धातु से अयस्क से साफ करना पड़ता है, और इस साफ करने की जो प्रक्रिया है उसी को हम कह देते हैं क्या, सांद्रण। और गैंग का तो अब हमें पता चली गया है कि भाई गैंग का मतलब साइंस की टर्मिनोलॉजी में अशुद्धि होता है। पृथ्वी की भूप्रपटी से प्राप्त अयस्क में जो अशुद्धियां पाई जाती हैं, जैसे मिट्टी है, बालू है, या कोई अन्य पदार्थ की है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, गैंग कह देते हैं। क्लियर बात। धातु के अयस्क से अशुद्धियां को कई तरीकों से हटाया जाता है। इसके लिए कुछ गुण हैं हमारे पास, हाथ से चुनकर, गुरुत्व पृथक्करण, फैल प्लवन विधि, या फिर चुंबकीय पृथक्करण विधि। इन कई तरीकों का हम उपयोग करते हैं। अब बाकी की क्या विधियां हैं, क्या तरीके हैं हमारे, आप बिल्कुल डिस्कस इनको कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है भर्जन और निस्तापन के बारे में। हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं कि सल्फाइड अयस्क के रूप में पाए जाने वाले अयस्क को यदि हम वायु की पर्याप्त मात्रा में गर्म कर देते हैं तो उसे तो हम भर्जन कहते हैं। और भर्जन से हमारे पास जो सल्फाइड अयस्क होता है ना, वो ऑक्साइड में बदल जाता है, और आसानी से हमें उस अयस्क का क्या प्राप्त हो जाता है, धातु। निस्तापन का मतलब है कार्बोनेट अयस्क लेना पड़ेगा हम, और उसको हवा की सीमित मात्रा के अंदर जलाना पड़ेगा। कम ताप पर गर्म करके हैं तो ऑक्साइड में बदल जाएगा, फिर हम उसका स्थापन कर देते हैं और फिर उससे शुद्ध अवस्था में निकाल लेंगे। अवकरण या अपचयन क्या है, देखो भर्जन या निस्तापन, इसके बाद धातु के जो ऑक्साइड बन जाते हैं ना, उनको हम धातु में परिवर्तन करते हैं, और धातु में परिवर्तन करने वाली क्रिया ही हमारी क्या कहलाती है, अपचयन क्रिया कहलाती है। इसमें धातु के ऑक्साइड को उपयुक्त अपचायक के साथ हम गर्म करते हैं, जिससे धातु का ऑक्साइड संबंधित धातु में बदल जाता है। इस तरीके से हमारी जो रिडक्शन और अपचयन क्रियाएं यहाँ पर होती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हमें दे रखा है धातुओं का परिष्करण, रिफाइनिंग ऑफ मेटल हमें दे रखा है। तो इसके लिए हम बहुत सारी विधियों का उपयोग करते हैं। अतः इन प्राप्त धातुओं का परिष्करण कर शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है। जैसे सल्फाइड अयस्क है, उससे शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए कई विधियां हैं, लेकिन विद्युत अपघटनी परिष्करण का एक प्रचलित विधि है भाई। इस विधि के द्वारा हम तांबा है हमारा, सोना है, चांदी है, जिंक है, टिन है, और भी अन्य धातु हैं, उन धातुओं का क्या किया जाता है, परिष्करण किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है अब हमारे पास देखो धातुओं का संचार। देखो आपने अक्सर देखा होगा कि सिर्फ और सिर्फ लोहे के अंदर जंग लगती है, लेकिन लोहा नहीं है। लोहे के अलावा और भी हमारे पास पदार्थ हैं, उन पदार्थों में भी जंग लगती है। जैसे हम चांदी की बात करें, आभूषण हमारे पास जो होते हैं चांदी के, वो वातावरण में नमी पाई जाती है, उससे पहने पहने कभी कभी क्या पड़ जाती हैं भाई, काले पड़ जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके ऊपर क्या है भाई, जंग लग गई है, संक्षारण उस धातु का हो गया है। ठीक है, तो उसी को हम कह देते हैं। ऐसा हम बात करते हैं धातु लोहे के बारे में, और इसको जैसे ही हम लोहे को ऑक्सीजन है, जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर है, कुछ अम्ल है, इनके साथ अपक्रिया के कारण इन धातु की परत धीरे धीरे क्षय या नष्ट होने लगती है, धातु की चमक खराब हो जाती है। इस प्रक्रिया को ही हम धातु का संरक्षण कह देते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सिल्वर है, अभी हमने पढ़ा था, कॉपर है, इनमें पानी हम भर के रख देते हैं तो इनके बर्तन जो होते हैं ना वो ग्रीन ग्रीन हो जाते हैं, फिर हमें इनको साफ करना पड़ता है, यानी कॉपर कार्बोनेट बन जाता है इसके कारण। तो बर्तन का याद रखना है कि कॉपर के बर्तन, तांबे के बर्तनों पर हरे हरे रंग की एक परत जम जाती है, वो किसकी बनती है भाई, कॉपर कार्बोनेट होता है, जिसे हम CuCO3 कहते हैं। इसके कारण ऐसा होता है। अब जो सिल्वर यानी चांदी के जो आभूषण होते हैं, उन पर जो परत बन जाती है वो सिल्वर सल्फाइड की होती है, जिसे हम Ag2S कहते हैं, सिल्वर सल्फाइड।
लोहे की बात करें तो वायु में लोहे पर भूरे रंग की पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे हम जंग कह देते हैं सिंपल सी। और इस जंग को रोकने के लिए हम बहुत सारी विधियां अपनाते हैं, जैसे उस धातु पर पेंट करेंगे, तेल लगाकर रखेंगे, उसको ग्रीस लगाकर रखेंगे, ठीक है, यसत लेपन करेंगे, क्रोमियम लेपन करेंगे, एनोडीकरण करेंगे, मिश्र धातु बनाकर उसको हम लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि ये ज्यादा क्रियाशील भी हैं और जल्दी नमी से, वातावरण से, ठंडे जल से क्या कर लेती हैं अवक्रियाएं। तो ये धातु धीरे धीरे फिर क्या होने लगती है, संक्षारित यानी खराब होने लगती है, जिसको हम जंग लगना कहते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट पॉइंट में हमें दे रखा है यसत लेपन। देखो यसत लेपन जिसे हम जस्तीकरण कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन, नाम से पता चल रहा है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए हम उसके ऊपर जिंक यानी जस्ते की परत चढ़ा देते हैं, जेड, और जस्ते की परत चढ़ाना लोहे के ऊपर, इसी को हम कहते हैं यसत लेपन। इससे क्या फायदा हो गया हमें, इससे ये फायदा हुआ है कि हमने एक तो लोहे को जंग लगने से बचा लिया है, तो वो लोहा हमारा सुरक्षित रखा रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस जिंक में, जेडन में जंग नहीं लगती है, वातावरण की नमी से ये क्रिया नहीं करती है, तो ये सुरक्षित बनी रहती है। बिल्कुल सही बात है, इसी को हम यसत लेपन कहते हैं। लोहे में जंग लगना, तो बात क्लियर है। देखो लोहे से बने सामान जो होते हैं वो नमी से, हवा के संपर्क में आते हैं, ऑक्सीजन से अवक्रिया करते हैं, तो लोहे के ऊपर भूरी भूरी परत बन जाती है, जम जाती है। भूरे रंग की परत ही लोहे का ऑक्सीजन के साथ अवक्रिया के कारण आयरन ऑक्साइड बनने के कारण ऐसा होता है। तो लोहे में जंग लगने की अवक्रिया, जैसे लोहा ले लो, जल ले लो, ऑक्सीजन, और जंग लग जाएगी भाई, रस्ट बन जाएगी। ये बाकी की अवक्रिया हमें दे रखी है, ये हमें जंग का सूत्र, जिसे हम फेरिक ऑक्साइड कहते हैं, ये ही हमारा जंग का सूत्र है। तो आप आसानी से याद रख सकते हो। लोहे में जंग लगने की कुछ शर्तें हैं कि लोहे में जंग लगने के लिए लोहे की जल के साथ ऑक्सीजन के संपर्क में आना आवश्यक होता है। हवा और ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में यदि लोहा रखा हुआ है तो उसमें जंग नहीं लगती है। आपको क्लियर? कुछ और उदाहरण दे रखा है हमें मिश्र धातु। देखो मिश्र धातु का मतलब यह है कि जब हम किसी धातु को हमारे उपयोग के आधार पर उसको जैसा बनाना चाहते हैं, तो दो या दो से अधिक धातुओं को हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, तो उसको हम कहते हैं मिश्र धातु। जब दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण, उसी को क्या कह देते हैं हम, मिश्र धातु। और मिश्र धातु के गुणों जैसे शक्ति है, संचारण, रोधन क्षमता है आदि को ये क्या बढ़ा देता है, मिश्र धातु बढ़ा देता है। लाभ क्या है, देखो धातु की कठोरता बढ़ जाती है, धातुओं के गलनांक क्या हो जाते हैं, कम, जंगरोधी, मजबूत बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है, स्थायी और अच्छे आकार रंग की वस्तुएं बनाने में उपयोग किया जाता है, तनख्वाह में वृद्धि के लिए इनका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे दे रखा है, जैसे हमारे पास स्टेनलेस स्टील दे रखा है, जो कि आयरन है, निकेल है, हमारे पास क्रोमियम है, इनकी एक मिश्र धातु है, कौन, स्टेनलेस स्टील। इन धातुओं को आयरन में मिला देने से आयरन की संचारण क्षमता, रोधन क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और कार्बन को जैसे ही हम आयरन में मिला देते हैं तो आयरन की कठोरता भी बढ़ जाती है और उसकी शक्ति भी बढ़ जाती है। तो इस तरीके से हमारी ये थर्ड जो चैप्टर हमारा क्लास 10 बायोलॉजी के अंदर केमिस्ट्री वाला जो पोर्शन हमें दे रखा था, साइंस के अंदर केमिस्ट्री वाला जो चैप्टर दे रखा था, उसका आज हमारा तीसरा चैप्टर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से हमने जो 10th क्लास के अंदर धातु हैं, उनके रासायनिक गुण, उनके भौतिक गुण, उनकी रासायनिक अवक्रियाएं, उनके समीकरण, क्या वातावरण की वजह से उन पर प्रभाव होता है, कहाँ से कौन सी धातु मिलेगी हमें, इन सारी बातों का एक निचोड़ हमने इस चैप्टर के अंदर आज की क्लास में कंप्लीट कर लिया है। बिल्कुल, तो ये था हमारा धातु अधातु वाला पोर्शन। तो सभी लोग अच्छे से इन क्लास को अच्छे से रीड कीजिए, इनको नोट कीजिए, तो आपकी क्लास के अंदर अब क्वेश्चनों को याद करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो ये थी आपकी क्लास। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर, जिस क्लास के अंदर हम अगले चैप्टर के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारी इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो भाई अब वो जल्दी से अपनी इन क्लासों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे आप आगे भी आपको चैप्टरों की वीडियो कंटिन्यू रहने वाली है, तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलिए, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।